जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो भाई हम लोग कल चोल पढ़ रहे थे और चोलों के बारे में पिछले सेशन में आप लोगों ने चोलों के ऐतिहासिक स्रोत, चोलों की वास्तविक पोजीशंस कहाँ थी, इन सब पर डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वास्तविक तौर पर चोल साम्राज्य किन राजाओं के नेतृत्व में, किन राजाओं के संरक्षण में आगे बढ़ा। हमने बात की थी पिछली क्लास में आपके साथ कि चोल वंश एक तरीके से हमने संगम काल से ही करिकाल के टाइम से देखा, लेकिन बीच में उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई। दक्षिण पर राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य इनका शासन रहा, लेकिन 9वीं शताब्दी के आसपास विजयालय आता है और वो चोलों का पुनरुत्थान करता है। 850 से लेकर के 871 ईस्वी तक आपको पहले चोल वंश के शासक विजयालय का शासनकाल दिखाई देगा। तो बात करेंगे आज विजयालय से लेकर के। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। हेडिंग बनाइएगा विजयालय। आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे विजयालय से लेकर के। 850 से लेकर 871 तक इसका शासन आपको दिखाई देता है। ये जो व्यक्ति था, इसके टाइम पर चोलों का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में अगर हम विजयालय की बात करें तो ये पल्लवों का सामंत हुआ करता था। एक स्थान पड़ता है उरैयूर। उरैयूर को आप तिरुचनापल्ली के नाम से भी जानते हैं। वहां के आसपास के क्षेत्रों में विजयालय का शासन हुआ करता था। अगर असल मायने में देखें तो इन 9वीं शताब्दी के चोलों का जो प्राचीन निवास स्थान था, वो तिरुचनापल्ली या उरैयूर ही हुआ करता था। तो इस पे स्टार्ट करेंगे विजयालय को लेकर के। प्रारंभ में यह पल्लवों का सामंत था। और जब ये पल्लवों का सामंत था तो उरैयूर नामक स्थान, उरैयूर जिसे हम लोग तिरुचनापल्ली कहते हैं, तिरुचनापल्ली के आसपास इसका शासन क्षेत्र था। उरैयूर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। उरैयूर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। 850 के आसपास इसने चोलों का पुनरुत्थान किया। इस पुनरुत्थान से मतलब है कि एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। क्या करता है? एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है। थोड़ा सा बैक चले तो पल्लव और पांड्यों के बीच में एक संघर्ष था। पल्लव वर्सेस पांड्य, इनका जो संघर्ष था, इस संघर्ष का फायदा उठाया था विजयालय ने। पल्लव वर्सेस पांड्यों के संघर्ष का फायदा उठाते हुए विजयालय ने पल्लव और पांड्यों के संघर्ष का फायदा उठाते हुए विजयालय ने पांड्यों का एक सामंत था, पांड्यों के एक सामंत जिसका नाम हुआ करता था मुत्तरैयार। मुत्तरैयार, इस मुत्तरैयार नामक व्यक्ति से एक स्थान था जिसको हम लोग प्राचीन काल में तंजाय के नाम से जानते थे, और तंजाय ही आगे चल के तंजौर या तंजावुर बनता है। तो उसका ओरिजिनल नाम था तंजाय।
तो इस विजयालय ने पांड्य और पल्लवों के संघर्ष का फायदा उठाते हुए पांड्यों के ही एक सामंत मुत्तेरैयार से तंजाय तांजाय या तंजाय, इसी का नाम तंजौर या तंजावुर था, तंजौर या तंजावुर था, इसको क्या कर लिया, छीन लिया था, को छीन लिया, को क्या कर दिया, छीन लिया था और अपनी राजधानी बनाया। छीनने के बाद इसने दो काम कर दिए। पहला, इसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। इस अवसर पर उपाधि जो धारण की थी वो किसकी धारण की थी, नर केसरी की। और दूसरा, इसने तंजौर को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। विजयालय की प्रारंभिक सफलता और नरकेसरी की उपाधि और तंजौर क्या बन जाता है, इनकी राजधानी बन जाता है। नोट करें आप यहां तक, इसके बाद आगे बढ़े। इसके साथ ही विजयालय द्वारा तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। दुर्गा का मंदिर था, निशंभु सूदनी। अगर आपसे डायरेक्ट उस मंदिर का नाम पूछा जाए तो निशंभु सूदनी मंदिर था। वास्तविक मायने में दुर्गा देवी का मंदिर था। यही कुछ कारण है जहां हम लोग इसको, विजयालय को, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। प्रारंभिक इसकी सफलताएं आपको यहां पर दिखाई देती हैं। विजयालय के बाद 871 से और 907 के बीच, 871 से 907 के बीच इसका पुत्र आदित्य प्रथम राजा बना। विजयालय की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत आदित्य प्रथम इसका राजा बन जाता है। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के समय भी पल्लव वर्सेस पांड्य संघर्ष जारी रहा। विजयालय के समय भी, सॉरी, आदित्य प्रथम के समय भी पल्लव और पांड्य संघर्ष जारी रहा। इसका लाभ उठाते हुए, इसका लाभ उठाते हुए आदित्य प्रथम ने क्या किया था, श्रीपुर में, श्रीपुरम्बियम एक स्थान पड़ता है, श्रीपुरम्बियम, पुरम्बियम, श्रीपुरम्बियम का एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पल्लव नाम का एक, पल्लव शासकों में एक व्यक्ति था, अपराजित। तो उस अपराजित का इसने साथ दिया था, ठीक है ना। तो पल्लव और पांड्यों का संघर्ष है। पिछली बार आपने देखा कि इस व्यक्ति ने
पल्लव और पांड्य संघर्ष के तहत पांड्यों के एक सामंत से विजयालय ने क्या किया था, तंजौर को छीन लिया था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जब आदित्य पुत्र आता है तो वो पांड्यों का संघर्ष में क्या देता है, साथ देता है। तो इस श्री पुरम्बियम के युद्ध में पांड्य अपराजित का साथ आदित्य प्रथम ने दिया। आदित्य प्रथम ने दिया, अतः ये अपराजित क्या करता है, युद्ध जीत जाता है। अतः अपराजित युद्ध में विजयी रहा। युद्ध में विजयी रहा। अब इनके पिताजी ने तंजौर पर अधिकार किया था, तो अब जाकर के आदित्य प्रथम जब पांड्यों से तो छीना था तंजौर, पांड्यों के इस तंजौर पर अधिकार को स्वीकार करते हैं पांड्य, चोलों के तंजौर पर अधिकार को स्वीकार करते हैं कौन, पांड्य, क्योंकि ये व्यक्ति इनका साथ दे गया इस युद्ध में। तो इस युद्ध में ये विजयी रहा। अतः इसने क्या किया, प्रसन्न होकर के आदित्य प्रथम का जो दावा तंजौर पर था उसको मान्यता दे दी थी कि भाई ठीक है, ये एरिया तुम्हारा हो जाएगा। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखिए, अतः पांड्यों ने चोलों से प्रसन्न होकर, चोलों से प्रसन्न होकर दो काम किए। पहला काम, कुछ पल्लव प्रदेश चोलों को सौंप दिए। कुछ पल्लव प्रदेश चोलों को सौंप दिए। सौंपे। दूसरा, चोलों के आधिपत्य या अधिकार को तंजौर या तंजाय पर मान्यता दे दी। तंजौर पर मान्यता दे दी। तो आदित्य प्रथम तंजौर की स्वतंत्रता को पांड्यों से ले लेता है अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति के माध्यम से। ठीक है भाई, चलिए, ओके, वेरी गुड। इतना बढ़िया काम हुआ, लेकिन आदित्य प्रथम ने गलती कर दी। एक हेडिंग बनाएंगे छोटी सी, पल्लव शासन का अंत। कैसे हुआ पल्लव शासन का अंत, सुनिएगा। आदित्य प्रथम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। आदित्य प्रथम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने मौका पाकर पांड्य शासक अपराजित पर आक्रमण कर दिया। जहां पिछले युद्ध में ये इसका साथ देकर के आ रहा है, उस पर पांड्य शासक अपराजित पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में क्या हुआ, अपराजित मारा गया। अपराजित इस आक्रमण में मारा गया तथा एक स्थान पड़ता है तोंडई मल्लयम। तोंडई मल्लयम पर आदित्य प्रथम ने अधिकार कर लिया।
क्या हुआ, तोंडई मंडलम या मल्लयम, या इसको मंडलम भी लिख सकते हो आप, दोनों ही शब्द आ जाते हैं इसमें। इस पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, अपने राज्य में मिला दिया। अर्थात एक बेहतरीन प्रश्न बनता है, पल्लव सत्ता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने वाला शासक, पूर्ण रूप से उन्मूलन किसने कर दिया, आदित्य प्रथम ने कर दिया। आदित्य चोल या आदित्य प्रथम चोल के द्वारा कर दिया गया। तो पल्लवों को इसने क्या कर दिया, रास्ते से हटा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चोलों की उत्तरी सीमा अब राष्ट्रकूटों की दक्षिणी सीमा से टच हो गई। क्योंकि बीच में पल्लवों का राज्य आ रहा था, तो उसने क्या किया, उसको रास्ते से हटा दिया था। ये जो विजय इन्होंने प्राप्त की पल्लवों पर, इससे चोलों की प्रतिष्ठा समाज में, दक्षिण भारत के इतिहास में काफी बढ़ जाती है। क्या कहते हैं कि इससे चोलों की प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में बढ़ गई थी। इससे, यानी इस युद्ध से चोलों की दक्षिण में, चोलों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। दक्षिण में चोलों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। चोलों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसके बाद आदित्य प्रथम ने आदित्य प्रथम ने एक पांड्य शासक था परांतक वीर नारायण, उस पर भी आक्रमण किया और उसको हरा करके कोंगू का प्रदेश था, उसको भी छीन करके अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद आदित्य प्रथम ने पांड्य शासक परांतक वीर नारायण, परांतक वीर नारायण, परांतक वीर नारायण पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद इसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद कोंगू का एक प्रदेश था, इस पर चोलों ने अधिकार कर लिया, यानी छीन लिया। कोंगू का प्रदेश चोलों ने इस व्यक्ति से भी छीन लिया था। आदित्य प्रथम के बढ़ते हुए प्रभाव से गंग शासक आदित्य प्रथम के बढ़ते हुए प्रभाव से गंग शासक पृथ्वीपति द्वितीय, क्या नाम है, पृथ्वीपति द्वितीय, पृथ्वीपति द्वितीय ने भी चोलों की अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली। चोलों की अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली। चोलों की अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली। आदित्य प्रथम
आदित्य प्रथम ने चेरों के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आदित्य प्रथम ने चेरों के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आदित्य प्रथम ने अपने पुत्र, क्या नाम आएगा, अगला शासक बनेगा ये परांतक प्रथम। इस परांतक प्रथम का विवाह कर दिया। और विवाह किसके साथ किया? एक चेर राजा था, सृणाणु रवि। विवाह चेर राजा सृणाणु, ऐसे लिखेंगे, सृणाणु रवि, सृणाणु रवि की पुत्री के साथ कर दिया। अर्थात अब ये चोल और चेर क्या हो चुके हैं? यहां पर फ्रेंड बन चुके हैं, रिश्तेदार बन चुके हैं, मित्र बन चुके हैं। लिखिए फटाफट, यहां तक आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार। पुराने बच्चे भी आने लग गए अब तो क्लास में, देखो दिन अच्छे आ रहे हैं शायद। वेरी गुड, भाग मत जाना, पढ़ लेना पूरा। आदित्य प्रथम न केवल एक सफल योद्धा, न केवल एक सफल योद्धा रहा, बल्कि कला प्रेमी एवं संरक्षक भी रहा। कला प्रेमी एवं संरक्षक भी रहा। इसने सह्याद्री पर्वतमाला से लेकर कावेरी तक कई विशाल शिवालयों का निर्माण करवाया था। कई विशाल शिवालय बनवाए। कई विशाल इसने क्या बनवाए? शिवालय बनवाए थे। टाइम तो बेटा 2 बजे अब क्लास होती है, पेपर 1 वाली क्लास लेता हूँ 1:30 बजे से, यही चल रहा है। थोड़ा सा कोशिश कर लिया करो, 11:30 बजे आ जाया करो, क्या दिक्कत आ रही है? और आपका टाइम अगर बाद में मैच होता है तो फिर रिकॉर्डिंग से पढ़ लिया करो। आदित्य प्रथम न केवल एक सफल योद्धा रहा, बल्कि कला प्रेमी और संरक्षक भी रहा। इसने सह्याद्री से कावेरी तक कई विशाल शिवालय बनवाए। साथ ही अपनी मृत्यु से पूर्व ही चोलों के लिए क्या कर गया था? शक्तिशाली चोल साम्राज्य की आधार तैयार कर दी थी। पूर्व ही इसने शक्तिशाली चोल साम्राज्य की आधार तैयार कर दिया था। इतना पढ़ना है आपको आदित्य प्रथम को। दो एक युद्ध है इसके, बस ज्यादा कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। इसके बाद उत्तराधिकारी इसका पुत्र रहा,
क्या नाम बताया था अभी? परांतक प्रथम, परांतक प्रथम आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 से 55 तक चोल राजा रहा। 907 से 55 तक चोल राजा रहा। परांतक प्रथम को परांतक प्रथम को चोलों की सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चोलों की सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। परांतक प्रथम ने राजा बनते ही 907 ईस्वी में सबसे पहले इसने क्या किया? राज सिंह द्वितीय, पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय, पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और पराजित करके पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। प्रश्न आता है, मदुरई पर पहला अधिकार किसका हुआ? परांतक प्रथम का हुआ। तो इसने क्या किया? मदुरई पर अधिकार कर लिया, मदुरा पर अधिकार कर लिया, यानी मदुरा का विजेता हो गया। अर्थात इसी समय या इसी अवसर पर इसने एक उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की? मदुरई कौंड, मदुरई कौंड, अर्थात मदुरा का विजेता, मदुरै कौंड उपाधि धारण की, अर्थात मदुरा का विजेता। क्या हो गया ये व्यक्ति? मदुरई कौंड हो गया, मदुरा का क्या हो गया? विजेता हो गया। लिखिए फटाफट से क्या आएगा? मदुरई कौंड या मदुरा का विजेता हो गया। परंतु पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय, पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय चुप नहीं बैठा। हार का बदला लेना चाहता है, पराजय का क्या लेना चाहता है? बदला लेना चाहता है। और पराजय का बदला लेने के लिए पांड्य शासक इस राज सिंह द्वितीय ने श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था कश्यप पंचम, उससे सैनिक सहायता प्राप्त की। तो राज सिंह द्वितीय ने क्या किया? सैन्य सहायता मांगी। किस हेतु मांगी? अपनी पराजय का चोलों से बदला लेने हेतु सैन्य सहायता मांगी। किससे मांगी? श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के शासक
कश्यप पंचम से। किससे मांगी? कश्यप पंचम से। ठीक है ना। घटना 915 ईस्वी में पहुंच गई। 915 ईस्वी में दोनों पक्ष आमने सामने। युद्ध का नाम था बेलूर का युद्ध। क्या नाम था? बेलूर का युद्ध। बेलूर का युद्ध। दोनों पक्षों की बात करें तो एक तरफ कौन है? चोल। कौन है चोलों में? परांतक प्रथम वर्सेस दूसरी तरफ कौन है? पांड्य। पांड्यों में कौन है? राज सिंह द्वितीय प्लस कश्यप पंचम। ऊपर बताया घमासान युद्ध होता है। क्या होता है? घमासान युद्ध होता है। लेकिन चोल परांतक प्रथम ने क्या हुआ? घमासान युद्ध हुआ। लेकिन परांतक प्रथम ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसने क्या किया था? मदुरा और श्रीलंका दोनों का विजेता घोषित कर दिया अपने आप को। तथा स्वयं को मदुरा एवं लंका का विजेता घोषित किया। मदुरा और श्रीलंका का विजेता घोषित करते हुए एक भारी भरकम सी उपाधि धारण की। मदुरै मलई। मदुरै मलई मुमकोंड। एक भारी भरकम सी उपाधि धारण की। इसका अर्थ था मदुरा और श्रीलंका का विजेता। तो परांतक प्रथम ने इन दोनों संयुक्त सेनाओं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यही वो कारण था यही वो कारण था कि चोलों की राजनीति में कौन घुस आए? श्रीलंका के शासक घुस गए। चोल और पांड्यों के स्थानीय संघर्ष में श्रीलंका के शासकों के इस हस्तक्षेप से एक लंबा चोल और लंका का आपसी संघर्ष दिखाई देता है, जिसमें आगे आने वाले चोल शासक श्रीलंका के साथ में डायरेक्ट युद्ध करेंगे और उसको विजित भी करेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग यही इसी संघर्ष से आगे चलकर चोल और लंका के शासकों में एक लंबा संघर्ष छिड़ गया। एक लंबा संघर्ष छिड़ गया था इसी वजह से, क्योंकि ये बीच में आ गया था। इसके बाद पल्लवों की बची हुई शक्ति या फिर थोड़ी बहुत शक्ति
अभी कांची में जीवित थी, कांची के पल्लव। परंतु परांतक प्रथम चोल ने क्या किया, कांची के पल्लवों को भी हरा करके पूरे तरीके से, परंतु परांतक प्रथम ने कांची के पल्लवों को पराजित करते हुए एक स्थान था नेल्लोर, नेल्लोर पर कब्जा करते हुए, नेल्लोर पर कब्जा करते हुए क्या कर लिया, चोलों की सत्ता, सॉरी, पल्लवों की सत्ता का हमेशा से अंत कर दिया, करते हुए कांची के पल्लवों की सत्ता का भी अंत कर दिया। एक जनजाति थी, हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वैधुम्ब। एवं एक जनजाति थी जिनको दो बाण राजा कहते थे, दो बाण राजाओं को भी पराजित किया। इसके बारे में बात कर रहा था, चोलों के बारे में, परांतक प्रथम, अर्थात 930 ईस्वी तक परांतक प्रथम ने केवल चेरों के राज्य को छोड़ते हुए चेरों के राज्य को छोड़कर, क्योंकि इनके रिलेटिव्स थे ये, एक स्थान पड़ता है पेन्नार, और पेन्नार से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया। लिखिए भाई, फटाफट से नोट करिए, जल्दी जल्दी। क्या होगा, एक व्यक्ति है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात लिखाई कि जैसे ही पल्लवों का ये समापन कर रहे हैं, कौन, चोल, जैसे ही पल्लव पराजित हो रहे हैं, तो पल्लवों के पराजित होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इनकी उत्तरी सीमा राष्ट्रकूटों की दक्षिणी सीमा से टच कर रही है। राष्ट्रकूटों में बड़े बड़े शासक हुए। राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय इस परांतक प्रथम का ही समकालीन था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय अब चोलों को दक्षिण में बढ़ते हुए प्रभाव से थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, चोलों को वो बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय क्या करता है, चोल राज्य पर आक्रमण कर देता है। चोल राज्य पर जब ये आक्रमण करता है, तो इन दोनों के बीच में, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में एक फेमस युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, वो युद्ध था तक्कोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध था,
तक्कोलम का युद्ध। अब क्या होता है, इस युद्ध में परांतक प्रथम स्वयं न जाकर के अपने पुत्र राजादित्य को भेज देता है सेना का नेतृत्व करने के लिए कि भाई जाओ कृष्ण तृतीय से मुकाबला करो। इस घमासान युद्ध में क्या होता है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय विजयी रहता है और राजादित्य मारा जाता है। तो कहते हैं कि परांतक प्रथम का अंतिम समय विपत्ति में गुजरा और शोक में गुजरा, क्योंकि जवान बेटे की मौत हो चुकी थी। तो ये कहानी यहां पर आपको दिखाई देती है। ठीक है भाई, तो आगे इस कहानी को कंटिन्यू करें। परांतक प्रथम का अंतिम समय इसमें निकला, विपत्ति और शोक में निकला। विपत्ति भरा और शोकपूर्ण निकला। क्यों निकला? क्योंकि इसका बेटा मारा गया। कहानी क्या थी? इस परांतक प्रथम के अंतिम समय में इसका समकालीन था एक व्यक्ति जिसका नाम था राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय। यह नहीं चाहता था कि दक्षिण में चोल शक्तिशाली रहे। इसका मंसूबा ही नहीं था कि भाई मैं चोलों की शक्ति को बढ़ने दूं, ठीक है ना। अतः इसने क्या किया, चोल राज्य पर, इस व्यक्ति ने क्या किया, चोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का मुकाबला चोलों की तरफ से राजादित्य ने किया। राजादित्य ने किया। अब राजादित्य है कौन? तो राजादित्य परांतक प्रथम का कौन है? ये इसका ये पुत्र है। कौन है भाई? ये इसका पुत्र है। तो ये इसने इसको भेज दिया। युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध हुआ दोनों पक्षों के बीच में, ठीक है। युद्ध तक्कोलम का रहा। परिणाम की बात करें तो परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा? यहां पर कृष्ण तृतीय विजयी रहा तथा राजादित्य की मृत्यु हो गई। राजादित्य की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से परांतक प्रथम को गहरा शोक लगा। क्या लगा? गहरा शोक लगा परांतक प्रथम को, और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। कृष्ण तृतीय ने इस युद्ध में
गंगों की सहायता ली थी? कृष्ण तृतीय ने इस युद्ध में गंगों की सहायता ली थी और कांची और तंजौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसने कांची और तंजौर पर अधिकार किया। इस युद्ध के बाद कांची व तंजौर पर अधिकार हो गया। किसका अधिकार हुआ? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का अधिकार हो गया। और एक लंबी सी उपाधि धारण की। उपाधि किसने धारण की? कांची और तंजौर का विजेता कौन? कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासक तक्षकुलम के युद्ध में राजादित्य को पराजित करता है। राजादित्य परांतक प्रथम का बेटा है। कक्कीय कक्कीय मतंज मतंजयी कोंड कक्कीय मतंजयी कोंड की उपाधि धारण करता है। कौन धारण करता है इस उपाधि को? इसको धारण करता है कृष्ण तृतीय। बात समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। इस पराजय का परांतक प्रथम को इतना गहरा आघात लगा कि वो बिल्कुल से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसका साम्राज्य बिखरने लगा। इस अवसर का लाभ उठा करके चोलों के जो सामंत थे उन्होंने भी क्या कर दिया? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया था। इस पराजय से परांतक प्रथम का साम्राज्य बिखरने लगा। परांतक प्रथम का साम्राज्य बिखरने लगा। अवसर का लाभ उठाते हुए अवसर का लाभ उठाते हुए क्या हुआ? अवसर का लाभ उठाते हुए सामंत, जो चोल सामंत थे, चोल सामंत भी अब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। अब आप एक चीज समझेंगे कि कांची जा चुकी है, तंजौर जा चुका है, साम्राज्य बिखर रहा है। इस स्थिति में चोल होल्ड हो गए। चोल होल्ड हो गए। राजादित्य परांतक प्रथम का बेटा मारा गया और परांतक प्रथम ने अपने आप को इस पराजय से सीमित कर लिया। परांतक प्रथम के बारे में यह भी कहा जाता है, इसके बाद चोलों का अवनति काल प्रारंभ हुआ। अवनति काल पर बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात करते हैं परांतक प्रथम के बारे में। परांतक प्रथम कुशल सैन्य क्षमता के साथ साथ कला एवं विद्या का प्रेमी रहा। कला एवं विद्या का प्रेमी रहा। इसके द्वारा
चिदंबरम में एक नटराज मंदिर है। इस चिदंबरम के नटराज मंदिर की छत सोने से मढ़वाई थी। यानी पूरी छत में सोना लगवा दिया था। अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रीनिवासनल्लूर तिरुचनापल्ली है ये। यहाँ पर कोरंगनाथ का मंदिर बनवाया था। तिरुचनापल्ली में कोरंगनाथ का शिव मंदिर। क्या करवा दिया? निर्मित करवा दिया। कोरंगनाथ का शिव मंदिर बनवा दिया था। परांतक प्रथम का समकालीन विद्वान एक व्यक्ति था, वेंकट माधव। ठीक है ना, इसी के शासनकाल में था वेंकट माधव, जिसको इसने संरक्षण दिया हुआ था। और इस वेंकट माधव ने क्या किया? ऋग्वेद पर ऋगार्थ दीपिका के नाम से टीका लिखी है। ऋग्वेद पर ऋगार्थ दीपिका, ऋगार्थ दीपिका नाम से क्या लिखा है? टीका लिखा है। क्या लिखा है इसने? ऋग्वेद पर ऋगार्थ दीपिका नाम से इसने टीका लिखी है। लिखो। देखिए भाई, कहानी समझिए। परांतक प्रथम की मृत्यु, परांतक प्रथम की मृत्यु कब हुई? 955 ईस्वी में। 955 में। यहां से अगले 30 साल का चोल इतिहास विवादित है। चोल इतिहास विवादित है। विवादित का मतलब विद्वान एकमत नहीं है। शासकों के क्रम में भी अंतर मिलता है और चीजों में भी कोई ना कोई अंतर मिल रहा है। क्लास अटक रही है, सबकी अटक रही है भाई, एक ही किसी व्यक्ति की अटक रही है पर्सनल। नेटवर्क इश्यू होगा आपका अपना, देखिए छत पे चढ़ जाओ, वहां पे अच्छे नेटवर्क आते हैं। ध्यान से सुनिए। तो 955 में इसकी मृत्यु हो गई। अगले 30 साल तक चोल इतिहास विवादित रहता है।
सर्वाधिक मान्य है नीलकंठ शास्त्री का मत। और नीलकंठ शास्त्री क्या कहते हैं के अनुसार जो अवनति काल रहा, शासक अवनति काल में इनका जो क्रम रहा वो किस प्रकार रहा। तो नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि भैया 947 के आसपास, सॉरी 949, 949 से और 957 तक, 949 से 957 तक यहाँ पर गंडरादित्य नाम का एक शासक शासन करता है। गंडरादित्य रहा। गंडरादित्य के बाद फिर एक अगला शासक आया यहाँ पर, अरिंजय। क्या नाम था? अरिंजय। अरिंजय अरिंजय का टाइम जो है वो बताया गया है लगभग 956-57 के आसपास, बीच में ये एंट्री मार गया। 956-57 के आसपास इसकी टाइमिंग बताई गई है। इसके बाद परांतक द्वितीय और एक था सुंदर चोल। इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। टाइमिंग है इनकी लगभग 957 से और 973 के बीच में। फिर आता है एक मधुरांतक। इसे उत्तम चोल कहते थे। इसकी टाइमिंग मानी गई लगभग 970 के आसपास ये आता है, क्योंकि ये सब मिला हुआ है, अलग अलग सोर्सेज बनते हैं। 970 से और 83-85 के आसपास तक ये जाता है। तो 955 से लेकर के 55 से 65, 75 और 85, ये जो 30 साल है, ये 30 सालों में क्या है? गड़बड़ है, अवनति काल है। शासकों के क्रम में विद्वान एक मत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि भाई इस बीच में ये सब आ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई काम के व्यक्ति नहीं थे। इनके ऊपर एक ही टैग लगाएंगे, नाकारा थे, निकम्मे थे। नाकारा थे, निकम्मे थे, कोई काम के नहीं थे। फाइनली 985 ईस्वी में, 985 ईस्वी में आपको एक शासक दिखाई देता है, जहां से अब चोल सत्ता दोबारा से आगे बढ़ेगी, जिसका नाम था राजराज प्रथम। क्या था? राजराज प्रथम। तो ये पूरी कहानी आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? बताइए फटाफट से। मजा आया कि नहीं आया? चोल बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे आपके। चोल बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कि भाई चोल कैसे पढ़ेंगे, चोल कैसे पढ़ेंगे, चोल ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ो चोल। बताओ क्या दिक्कत है किसी को? अब बात करेंगे किसकी? राजराज प्रथम की। चलें आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। अगला देखिए, तो राजराज प्रथम 985 से और 1014 ईस्वी तक एक बढ़िया शासक आपको दिखाई देता है। 985 से और 1014 तक राजराज प्रथम चोल राजा रहा।
चोल शासक ये बना इस बीच में। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, ये कॉमा ना लगा के आप यहाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई। इसको कहते थे हम लोग सुंदर चोल, परांतक को, ये इसी का शासन था, परांतक द्वितीय। ये करेक्शन कर लेना, बिकॉज ये राजराज इसका पुत्र था, ठीक है ना। ये कौन था? परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र था। इसके पिता कौन थे? परांतक द्वितीय, जिनको हमने सुंदर चोल कहा था। इसका बेटा था ये, ठीक है ना। राजराज प्रथम के अगर मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था इसका अरिमोली वर्मन। क्या नाम था इसका? मूल नाम अरिमोली वर्मन था, परंतु राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। परंतु राजराज उपनाम के साथ गद्दी पर बैठा। राजराज उपनाम के साथ में गद्दी पर बैठ जाता है। इतिहास में इसे राजराज महान कहते हैं। इतिहास में इसको क्या कहते हैं? इसको इतिहास में राजराज महान कहते हैं, क्योंकि चोलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने दक्षिण में पुनर्स्थापित किया। दक्षिण में पुनर्स्थापित किया। इसके लिए नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है, नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि राजराज प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही चोलों की वास्तविक महानता का युग प्रारंभ होता है, के साथ ही चोलों की वास्तविक महानता का युग प्रारंभ होता है। कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था और उस बच्चे की बात सुन के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। पता है उसने क्या कहा था? कि सर मैं आपसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आप पीडीएफ से नहीं पढ़ाते। मैंने कहा भाई क्यों? हमारी क्लास के बच्चे तो पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। कि सर पीडीएफ से पढ़ने के नुकसान मुझे पता है। मैंने क्या नुकसान है बता भाई? कि सर पीडीएफ से आप पढ़ाते हो, चलो आपने अच्छा समझा दिया। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति पीडीएफ से पढ़ने वाला जीवन में पूरी पीडीएफ को कॉपी में नहीं लिखता। सबसे बड़ा नुकसान वो किस भ्रम में रहता है कि मैं पीडीएफ को निकलवा लूंगा। तो आधी पीडीएफ निकलवाता है, आधी पीडीएफ नहीं निकलवाता है और सर वो नोट करने में रह जाता है। जब हम लिख करके पढ़ते हैं तो हमें पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती।
आधे से ज्यादा कंटेंट तो आपका यहीं के यहीं क्लियर हो रहा है। दूसरी बार में रिवीजन के लिए 2x पे नचाओ मुझे, 4x पे नचाओ मुझे, क्लास में कहाँ दिक्कत आ रही है? और नोट्स सामने रखो, एक बार तो आपने पढ़ ही रखा है। तो सबसे बेस्ट रिवीजन इससे होता है। तो मैंने भाई तू जरूर एक दिन क्या होगा, सफल होगा। आप लोगों को सीखना चाहिए उससे। आपको इतनी बढ़िया क्लास मिल रही है फिर भी आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, लटके हुए पड़े हो पता नहीं कहाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको निचोड़ के पी जाओ पूरे तरीके से। पेपर उसी के बेस पे जाएगा इस बार भी। लिखो इसको फटाफट। इसमें एक लाइन और ऐड करवा दूं, महानता का युग प्रारंभ होता है लगभग, इसी में लिखो, क्योंकि शासन 985 से 1014 तक लगभग राजराज प्रथम ने 30 साल तक शासन किया। 30 साल तक शासन किया। 30 साल तक शासन किया। राजराज प्रथम का शासन चोल साम्राज्य के निर्माण की अवधि माना जाता है। राजराज प्रथम का शासन, राजराज प्रथम का शासन चोल साम्राज्य के निर्माण की अवधि माना जाता है। क्योंकि इसके शासक बनने के समय, क्योंकि इसके शासक बनने के समय अधिकांश चोल प्रदेशों पर, क्योंकि इसके शासक बनने के समय अधिकांश चोल प्रदेशों पर राष्ट्रकूटों का शासन था। जो इसने धीरे धीरे मुक्त कराया, जो इसने धीरे धीरे मुक्त कराया, जो इसने धीरे धीरे मुक्त कराया और राजराज प्रथम के नेतृत्व में, और राजराज प्रथम के नेतृत्व में फिर से चोल एक साम्राज्य बन गया। फिर से चोल एक साम्राज्य बन गया और राजराज प्रथम के नेतृत्व में फिर से चोल एक साम्राज्य बन गया। अर्थात फिर से एक साम्राज्य बन गया, अर्थात एक ऐसा साम्राज्य बन गया जिसके पास अब शक्तिशाली, जिसके पास अब शक्तिशाली स्थल एवं जल सेना थी। स्थल एवं जल सेना थी, जिसमें स्थल एवं जल सेना थी जिसमें बड़े बड़े जहाजी बेड़े शामिल थे। बड़े बड़े जहाजी बेड़े शामिल थे। तो ये सब राजराज प्रथम ने प्रारंभ करवाया, नेवी लेकर के आया। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे, तभी तो कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी को चोल खाड़ी में तब्दील कर दिया था। तो अब हम आज तो यही रखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में आपसे जब मुलाकात करेंगे तो इस राजराज प्रथम की सैनिक उपलब्धियों को हम लोग काउंट करेंगे। इसने किस किस के साथ में कौन कौन से युद्ध किए उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। भाई आप भी थोड़ा सा प्रमोट करो क्लास को, और जितने नए बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं उन सब से मेरा आग्रह है, आपको मेरा पढ़ाना, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो गूगल के प्ले स्टोर पे हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर के एक बढ़िया रेटिंग आप हमें दीजिए कि भाई क्या आपका हमारे बारे में कहना है।
यस, तो आप जब बढ़िया रेटिंग लिखेंगे अपने शब्दों में, तो आपके इन कॉन्सेप्ट्स को देख करके, इन रेटिंग्स को देख करके, इन कमेंट्स को देख करके और भी नए बच्चों को जुड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि कल वाली क्लास भी और ये वाली क्लास भी हम यूट्यूब पर डालेंगे बच्चों के लिए एज ए डेमो, ताकि वो लोग पता नहीं कि क्यों भटक रहे हैं, और इतनी सस्ती फीस में हम लोग आपको इतनी वैल्यूएबल क्लास देते हैं, इतनी बढ़िया क्लास देते हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, कहाँ भटक रहे हैं। तो भाई मत पढ़ो किसी के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है इस तरीके के कंटेंट की टक्कर में। आप पढ़िए यहाँ, बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। 1:30 बजे रिसर्च के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।